इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे थे और शाम होते होते ऐसा लगने लगा था जैसे रात समय से पहले ही धरती पर उतर आई हो। दूर दूर तक फैले खेतों के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन उसके साथ एक ऐसी ठंडक भी थी जो बिना वजह शरीर में सिहरन। गांव के लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे थे। बुजुर्ग बच्चों को बार बार समझा रहे थे कि आज रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि बरसात की कुछ रातें ऐसी होती हैं जब जंगल का रास्ता बिल्कुल शांत नहीं रहता। उसी समय शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर कच्ची सड़क पर 2 बैल धीरे धीरे एक पुरानी बैलगाड़ी खींच रहे थे। बैलगाड़ी पर 2 दोस्त बैठे थे, रामू और हरिया। दोनों सुबह काम करने शहर गए थे, लेकिन मजदूरी खत्म होने में देर हो गई। जब तक वे लौटे सूरज डूब चुका था। अब उनके सामने 2 रास्ते थे। पहला बड़ा रास्ता जो सुरक्षित था लेकिन बहुत लंबा था। दूसरा छोटा रास्ता जो सीधे गांव पहुंचाता था पर घने जंगल के बीच से गुजरता था। दोनों जानते थे कि गांव के लोग रात में उस रास्ते से जाने से हमेशा मना करते थे। हरिया, आज तो सच में देर हो गई। अगर बड़े रास्ते से चलेंगे तो आधी रात के बाद घर पहुंच। ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। मुझे लगता है कि छोटा रास्ता ही ठीक रहेगा। बरसात भी अभी हल्की है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो 1 घंटे में गांव पहुंच जाएंगे। मैं जानता हूं लोग उस जंगल की बहुत बातें करते हैं, लेकिन हमने आज तक अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। कभी कभी डर इंसान के मन में होता है, रास्ते में नहीं। रामू, बात तेरी भी ठीक है, लेकिन मेरा मन आज जाने क्यों बार बार मना कर रहा है। बचपन में दादा कहते थे कि सावन की कुछ रातों में जंगल अपनी आवाज बदल लेता है। जो आदमी जल्दी घर पहुंचने के लालच में उस रास्ते से जाता है, उसे रास्ता कभी वैसा नहीं मिलता जैसा दिन में दिखता है। मुझे नहीं पता ये बातें सच है या नहीं, लेकिन आज हवा कुछ अलग लग रही है। फिर भी अगर तू साथ है तो मैं भी चलूंगा। डर को जितना सोचोगे उतना बड़ा लगेगा। चलो, भगवान का नाम लेकर निकलते हैं। अगर बारिश बढ़ी तो कहीं पेड़ उस जंगल के पार ही तो है। रामू, एक बात पूछूं? तुझे भी लग रहा है कि आज जंगल कुछ ज्यादा ही शांत है? अभी थोड़ी देर पहले तक रास्ते में कितने पक्षियों की आवाज आ रही थी, लेकिन जैसे ही हम यहाँ आए सब कुछ एकदम चुप हो गया। ऐसा सन्नाटा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मन बार बार पीछे देखने को कह रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा है, लेकिन शायद बारिश आने वाली है, इसलिए जानवर अपने ठिकानों पर चले गए होंगे। डर की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो बिना दिखाई दिए इंसान को कमजोर कर देता है। इतने में हवा का एक तेज झोंका आया। लालटेन की लौ बुरी तरह कांप गई। उसी पल दोनों बैल एक साथ रुक गए। रामू ने उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। हरिया नीचे उतरा और बैलों के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, ये दोनों ऐसे कभी नहीं रुकते। देख तो सही, दोनों एक ही दिशा में देख रहे हैं, जैसे सामने कुछ दिखाई दे रहा हो, लेकिन मुझे तो वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा। रामू भी नीचे उतरा। उसने लालटेन ऊपर उठाई। सामने सिर्फ पेड़ थे और उनके पीछे घना अंधेरा। तभी दूर कहीं से किसी लकड़ी के दरवाजे के धीरे धीरे हिलने जैसी आवाज आई। दोनों ने एक साथ उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हरिया ने धीमी आवाज में कहा, चल यहां से निकलते हैं, जितनी देर रुक। हाँ, यहाँ कोई है? हाँ? मुझे घर जाना है। हाँ? को आगे बढ़ाया।
इस बार बैल धीरे धीरे चल पड़े। कुछ मिनट बाद बारिश की पहली बूंद रामू के हाथ पर गिरी, फिर दूसरी, फिर देखते ही देखते तेज बौछार शुरू हो गई। दोनों पूरी तरह भीग गए। लालटेन की लौ बार बार छोटी हो रही थी। रास्ता कीचड़ से भरने लगा था। बैलगाड़ी के पहिए धंसने लगे। हरिया ने कांपती आवाज में कहा, अब कहीं रुकना पड़ेगा। अगर बारिश ऐसी ही बढ़ती रही तो रास्ता भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन इस जंगल में रुके भी तो कहां? रामू, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा दिल कह रहा है कि हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। हो सकता है किसी मुसाफिर होता तो हमें लोगों की आवाज भी सुनाई देती। इतनी गहरी रात, इतना घना जंगल और इतनी तेज बारिश, फिर भी वहां से कोई हलचल नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि हम यहीं कुछ देर रुक जाएं। बारिश थोड़ी कम होगी तो किसी तरह गांव की ओर निकल पड़ेंगे। तेरी बात गलत नहीं है, लेकिन इस रास्ते पर खुले में रुकना भी ठीक नहीं। बैल कांप रहे हैं, सामान भी भीग रहा है। अगर सच में कोई झोपड़ी है तो कम से कम थोड़ी देर बारिश से बच जाएंगे। हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। बस बारिश रुकेगी और हम तुरंत निकल जाएंगे। डर से फैसला करेंगे तो सारी रात यहीं फंसे रह जाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद पेड़ों के बीच सचमुच एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। छप्पर पुराना था, दीवारें मिट्टी की बनी थी। बाहर एक बांस पर पीली रोशनी हवा के साथ डोल रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि झोपड़ी के आसपास बारिश जैसे हल्की पड़ गई थी, जबकि थोड़ी दूरी पर अब भी मूसलाधार पानी बरस रहा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन इस बार किसी ने कुछ नहीं कहा। रामू ने बैलगाड़ी एक बड़े पेड़ के नीचे रोकी। दोनों बैल वहीं खड़े रहे, मगर उन्होंने झोपड़ी की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वे बार बार दूसरी दिशा में गर्दन घुमा रहे थे, जैसे वहां से जितनी जल्दी हो सके दूर जाना चाहते हो। हरिया ने धीरे से कहा, रामू, तूने देखा? ये दोनों बैल कभी ऐसे नहीं करते। ऐसा लग रहा है जैसे ये उस झोपड़ी के पास जाना ही नहीं चाहते। जानवर कई बार वो महसूस कर लेते हैं जो इंसान नहीं कर पाता। रामू ने लालटेन हाथ में ली और बोला, अब लौटना भी आसान नहीं। चल, बस दरवाजे तक चलते हैं। अगर कोई होगा तो ठीक, नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे। भगवान का नाम लेकर चल। दोनों धीरे धीरे झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा आधा खुला हुआ था। ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। की रोशनी दिखाई दे रही थी। बारिश की आवाज के बीच उन्हें किसी के खांसने की धीमी आवाज सुनाई दी। रामू ने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। कोई है? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अंदर से एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला है बेटा, बाहर क्यों भीग रहे हो? अंदर आ जाओ। मुसाफिर को बरसात में कभी दरवाजे पर खड़ा नहीं रखते। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और चेहरे पर हल्की मुस्कान। पास ही एक बूढ़ी औरत मिट्टी के चूल्हे पर चाय चढ़ाए बैठी थी। झोपड़ी बहुत साधारण थी लेकिन साफ सुथरी। दीवार पर एक पुरानी घड़ी टंगी थी जो बंद पड़ी थी। कोने में मिट्टी के कई कुल्हड़ रखे थे। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, कपड़े तो पूरे भीग गए हैं, पहले बैठो। बरसात की रात में गर्म चाय से अच्छी कोई दवा नहीं होती। घबराओ मत, यहाँ तुम दोनों सुरक्षित हो। जंगल बाहर जितना डरावना है, इस झोपड़ी के अंदर। बाबा, हमने तो कभी इस रास्ते पर किसी का घर नहीं देखा। आप लोग यहाँ कब से रहते हैं? गांव में भी किसी ने कभी आपका जिक्र नहीं किया। बेटा, जंगल की हर बात गांव तक नहीं पहुंचती और गांव की हर बात जंगल नहीं सुनता।
कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ वही लोग देख पाते हैं जिन्हें उस रात उनकी जरूरत होती है। झोंपड़ी के बाहर बारिश बिना रुके बरस रही थी। कभी तेज हवा छप्पर को हिलाती तो कभी बिजली की चमक कुछ पल के लिए पूरे जंगल को सफेद रोशनी से भर देती। लेकिन झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी शांति थी। चूल्हे की धीमी आंच जल रही थी और उसके ऊपर रखा लोहे का बर्तन हल्की हल्की आवाज कर रहा था। रामू और हरिया एक ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। पानी टपक रहा था, लेकिन न जाने क्यों उस झोपड़ी के अंदर उन्हें ठंड नहीं लग रही थी। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए दोनों के सामने मिट्टी के कुल्हड़ रख गई। कुल्हड़ों से गर्म भाप उठ रही थी। रामू ने दोनों हाथों से कुल्हड़ पकड़ा। उसे लगा कि शायद अदरक वाली चाय होगी, लेकिन जैसे ही उसने पहली चुस्की ली, उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। स्वाद न मीठा था न कड़वा। उसमें कोई ऐसी महक थी जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था। हरिया ने भी चाय पी और तुरंत रामू की तरफ देखने लगा। दोनों कुछ पल तक चुप रहे। क्या पिया है? बाबा, बुरा मत मानिएगा, आपकी मेहमान नवाजी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसी चाय कभी नहीं पी। इसमें न दूध का स्वाद है, न गुड़ का, और न ही पत्ती की खुशबू। फिर भी अजीब बात यह है कि इसे पीने के बाद शरीर की सारी थकान जैसे गायब होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से जो बेचैनी थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। हर जंगल की अपनी जड़ी बूटियां होती हैं बेटा, शहर वाले उन्हें नहीं जानते। तुम्हें स्वाद अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि ये बाजार की चाय नहीं है। बरसात की रात में जो मुसाफिर रास्ता भटक जाते हैं, उन्हें हम यही चाय पिलाते हैं। इससे शरीर गर्म रहता है और मन का डर थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन याद रखना, जंगल का डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। बाबा, क्या इस जंगल में और भी कोई रहता है? मुझे तो साफ सुनाई दिया कि कोई अभी झोपड़ी के बाहर से गुजरा है। अगर कोई मुसाफिर है तो उसे भी अंदर बुला लीजिए। इतनी बारिश में कोई बाहर कैसे खड़ा रह सकता है? बेटा, बरसात की रात में हर आवाज इंसान की नहीं होती। कई बार हवा भी ऐसे चलती है कि लगता है कोई पास से गुजर गया। जब तक कोई दरवाजा खटखटाए नहीं, तब तक बाहर देखने की जरूरत नहीं होती। बूढ़े की बात सुनकर दोनों फिर चुप हो गए। कुछ मिनट बाद बूढ़ी औरत ने चूल्हे में लकड़ी डाली। आग थोड़ी तेज हुई। उसी रोशनी में हरिया की नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर थोड़ी धुंधली थी। उसमें एक जवान आदमी और एक औरत खड़े थे। दोनों के चेहरे कुछ कुछ बूढ़े दंपति से मिलते जुलते। नहीं वाला था कि बूढ़ा खुद बोल पड़ा। तस्वीरों को ज्यादा देर मत देखा करो बेटा। कई बार पुरानी तस्वीरें पुरानी यादों को जगा देती हैं, और कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें सोए रहने देना ही अच्छा होता है। बाबा, आपने अभी कहा था कि इस जंगल की एक कहानी है। अगर आपको ठीक लगे तो हमें सुनाइए। वैसे भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। कहानी सुनते सुनते समय भी कट जाएगा।
तुमने पूछा था कि इस जंगल की कहानी क्या है। लोग इसे भूतों की कहानी समझते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये डर से ज्यादा दर्द की कहानी है। ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। होते हैं जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, उसे बीच में मत टोकना, क्योंकि ये कहानी आज भी पूरी नहीं हुई है। रामू और हरिया चुपचाप बैठ गए। बूढ़े ने अपनी कहानी शुरू की। करीब 40 साल पहले पास के गांव में गोपाल नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन जो था उसी में खुश रहते थे। बस एक कमी थी। शादी के कई साल बाद भी उनके घर कोई संतान नहीं हुई। शुरुआत में लोगों ने उन्हें ढांढस बंधाया, लेकिन धीरे धीरे वही लोग ताने देने लगे। गांव की औरतें गौरी को देखते ही फुसफुसाने लगतीं। बच्चे उसका मजाक उड़ाते और कुछ लोग तो उसके घर के सामने खड़े होकर ऐसी बातें कहते जिन्हें सुनकर उसका दिल टूट जाता। गौरी कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी। हर सुबह मंदिर जाती, भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती कि अगर मुझे संतान नहीं दे सकते तो इतना साहस दे दो कि लोगों के ताने सह सकूं। लेकिन दुनिया दुआ नहीं देखती, सिर्फ कमी देखती है। धीरे धीरे उसने घर से निकलना भी कम कर दिया। दिन भर खिड़की के पास बैठकर दूर जंगल की तरफ देखती रहती। उसे लगता था कि शायद पेड़ पौधे इंसानों से ज्यादा दयालु होते हैं। फिर क्या हुआ बाबा? क्या गांव वालों ने उन्हें कभी चैन से नहीं रहने दिया? एक शाम गोपाल काम से लौटा तो उसने गौरी को रोते हुए देखा। उस दिन कुछ लोगों ने उसे फिर, अगर ये गांव हमारे दुख को नहीं समझता तो क्यों ना हम ही इस गांव को छोड़ दें। जहां सम्मान ना मिले वहां रहने से अच्छा है नई शुरुआत करना। गौरी ने आंसू पोंछे और बिना एक शब्द बोले उसका हाथ पकड़ लिया। उसी रात दोनों ने फैसला कर लिया कि वे गांव छोड़ देंगे। अगली सुबह दोनों इस जंगल के किनारे आ गए। यहाँ उन्होंने मिट्टी, बांस और सूखी लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। कभी रात में सांप झोपड़ी के पास निकल आता, कभी जंगली जानवरों की आवाज से नींद खुल जाती। बरसात में छप्पर टपकता था, गर्मियों में पानी दूर से लाना पड़ता था। लेकिन एक बात थी, यहाँ कोई उन्हें ताने नहीं देता था। पहली बार उन्हें लगा कि जंगल के सन्नाटे में भी इंसानों से ज्यादा अपनापन है। ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। फिर उनकी झोपड़ी पर रुकने लगे। कोई बारिश में भीग जाता, कोई रास्ता भटक जाता। गौरी सबको गर्म चाय पिलाती और गोपाल उन्हें सही रास्ता बताकर विदा करता। दोनों कहते थे, भगवान ने हमें अपना बच्चा नहीं दिया, शायद इसलिए ताकि हम हर मुसाफिर को अपना मान सकें। देखते ही देखते दूर दूर के लोग उन्हें पहचानने लगे, लेकिन किस्मत अभी भी उनकी परीक्षा ले रही थी। इतना कहकर बूढ़ा अचानक चुप हो गया। उसी समय ठक, झोंपड़े की छत पर जैसे किसी चीज के गिरने की आवाज आई। रामू और हरिया चौंक कर ऊपर देखने लगे। हल्की मुस्कान दी और बोला, घबराओ मत बेटा, अभी तो कहानी शुरू हुई है। असली मोड़ अगले हिस्से में आएगा। बाबा, क्या गांव वाले फिर कभी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आए थे, या फिर उन्होंने सचमुच दोनों को हमेशा के लिए भुला दिया था? भुला तो दिया था बेटा, लेकिन ताने नहीं भूले थे। कभी कभी कुछ लोग लकड़ी काटने के बहाने यहाँ आते
और दूर खड़े होकर हंसते। कोई कहता, देखो जंगल में रहने वाले लोग। कोई कहता, भगवान ने इन्हें अकेला ही रहने के लिए बनाया है। लेकिन गोपाल हर बार गौरी से यही कहता, लोगों की बातों से नहीं, अपने कर्मों से पहचान बनती है। गौरी आंसू पोंछ लेती और फिर मुसाफिरों के लिए चूल्हे पर चाय चढ़ा देती। ऐसे लोग आज भी मिल जाते हैं बाबा। बता कि इतने दुख सहने के बाद भी गोपाल और गौरी ने लोगों की मदद करना क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि बेटा, जिसके पास अपना दुख बहुत बड़ा होता है वही अक्सर दूसरे का दर्द सबसे जल्दी समझता है। एक बार सावन की ऐसी ही रात थी। एक व्यापारी रास्ता भटक गया, पूरा भीग चुका था। गोपाल उसे अपनी झोपड़ी में लाया। गौरी ने उसे गर्म चाय पिलाई। सुबह जब वो जाने लगा तो उसने पैसे देने चाहे, लेकिन गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, मुसाफिर से कीमत नहीं ली जाती, दुआ ली जाती है। उस दिन के बाद ये बात कई गांवों तक फैल गई कि जंगल के किनारे एक दंपत्ति रहता है जो हर राहगीर की मदद करता है। लेकिन बेटा, जहां अच्छाई होती है वहां उसकी परीक्षा भी होती है। एक बरसात की रात, बिल्कुल आज जैसी, आधी रात के बाद किसी ने उनकी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। बाहर एक थका हुआ मुसाफिर खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे। गोपाल उसे तुरंत अंदर ले आया। गौरी ने उसके लिए चाय बनाई। वो आदमी सारी रात वहीं रुका। सुबह जब जाने लगा तो उसने दोनों से कहा, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर बूढ़ा अचानक शांत हो गया। किसी के पैरों के कीचड़ में चलने की आवाज सुनाई दी, छप छप छप। फिर दरवाजे के ठीक सामने आकर वो आवाज रुक गई। रामू और हरिया की धड़कनें तेज हो गईं। बूढ़े ने बिना दरवाजे की तरफ देखे बहुत धीमी आवाज में कहा, लगता है आज फिर कोई मुसाफिर रास्ता भटक गया है। और तभी ठक 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 दरवाजे पर 3 दस्तकें गूंज उठी। तुम दोनों सोच रहे होगे कि मैंने दरवाजा क्यों नहीं खोला। पहले मेरी बात पूरी सुन लो, क्योंकि मेरी कहानी का अंत ही उस दस्तक का जवाब है। फिर बाबा, आज लोग इस जगह का नाम लेने से भी क्यों डरते हैं? क्योंकि एक बरसात की रात गोपाल और गौरी भी किसी मुसाफिर का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उस रात कोई नहीं आया। सुबह जब गांव के कुछ लोग यहां पहुंचे तो लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन गोपाल और गौरी फिर कभी दिखाई नहीं दिए। बस उनकी यादें रह गई और ये झोपड़ी। बस बेटा, यही थी इस जंगल की कहानी। तुम दोनों थक गए होगे, बाहर रखे घड़े से हाथ मुंह धो आओ। तब तक मैं चूल्हे पर थोड़ा और पानी गर्म कर देती हूँ। रामू और हरिया उठे। दोनों बाहर गए। बारिश अब लगभग रुक चुकी थी। उन्होंने घड़े से पानी लिया, हाथ मुंह धोया और कुछ एक क्षण बाद वापस झोपड़ी के अंदर लौट आए। लेकिन अंदर का दृश्य देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। झोपड़ी बिल्कुल खाली थी। न बूढ़ा, न बूढ़ी, न चूल्हे की आग, न केतली, जैसे वहां कोई था ही नहीं। सिर्फ और सामने की दीवार पर धूल से ढकी एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। रामू कांपते हुए आगे बढ़ा। उसने तस्वीर पर जमी धूल साफ की। तस्वीर देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। हरिया के मुंह से चीख निकल गई। तस्वीर में वही बूढ़ा, वही बूढ़ी, दोनों मुस्कुरा रहे थे। लेकिन
तस्वीर पर सूखे फूलों की माला चढ़ी हुई थी। तस्वीर के नीचे फीके पड़े अक्षरों में लिखा था, स्वर्गीय गोपाल एवं गौरी मुसाफिरों के सच्चे साथी। रामू और हरिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की सांसें तेज हो गई। उन्होंने बिना एक पल रुके लालटेन उठाई, बैलगाड़ी खोली और पूरी ताकत से गांव की तरफ बैलगाड़ी दौड़ा दी। पीछे घने जंगल के बीच उन्हें ऐसा लगा जैसे वही पुरानी लालटेन एक बार फिर धीरे धीरे टिमटिमा रही हो। ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो।